हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज के पूरे लेक्चर में हम 11 क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज के पूरे लेक्चर में हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्क होता क्या है, वर्क किसे कहते हैं, वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपने सुना होगा 9 क्लास में कि चोर अपने सर पे एक बक्सा लेके भाग रहा तो कोई काम नहीं होता है, कैसे कोई काम नहीं होगा। या फिर सर पे कूली कोई बक्सा लेके जा रहा, बॉक्स या फिर कोई भी सामान लेके जा रहा तो कूली के द्वारा कोई काम नहीं होता है। ऐसा हम लोग 9 क्लास में पढ़ते हैं। वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कूली सर पे बक्सा लेके जा रहा तो वो कोई काम नहीं कर रहा, तो कैसे कोई काम नहीं कर रहा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे वर्क डन 0 हो जाता है, ये सारा कुछ आज देखने वाले। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हेडिंग लगा लीजिएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आज हम पूरे क्लास में बच्चों कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्य होता क्या है और इससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कार्य पहले हम आपको बता दें कि अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो हमारे जनरल लाइफ में कार्य कहते हैं किसको। जैसे कोई खा रहा है तो कह रहे कि एक काम कर रहा है ना, खाना भी एक तरह का काम है। अगर कोई कहीं जा रहा है तो भी काम है, कोई रो रहा बैठ के तो भी काम है, कोई हंस रहा तो भी काम है ना, पढ़ रहा तो भी काम है। तो अपने जनरल लाइफ में यानी कि जो भी वर्ब की कैटेगरी में जितने सारी चीज आते हैं सब के सब काम होता है। खाना, रोना, हंसना है ना, पढ़ना, सोना, सब के सब क्या होता है, काम होता है। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में काम कब होता है, फिजिक्स में वर्क किसको कहेंगे हम, तो आंसर है कि जब किसी वस्तु पे बल लगाएं और उस वस्तु में विस्थापन आ जाए तो हम कहेंगे काम हुआ है। अदरवाइज अगर हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन नहीं आ रहा है तो भी काम नहीं हुआ। यानी केवल बल लगाने से काम नहीं होता, बल लगाने पर विस्थापन भी आना चाहिए। यानी कि जब किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं और वो वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर में डिस्कस किए थे। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम कहेंगे कि काम हुआ है और नहीं तो नहीं हुआ। जैसे मान लो कि हम दीवार पे पूरा हाथ से पटके जा रहे हैं ना, पूरा हाथ मारे जा रहे हैं दीवार पे, लेकिन दीवार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम कहेंगे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि हम दीवार पे मुक्का मारे जा रहे हैं और दीवार क्या है, अपने जगह से हिल ही नहीं रहा, डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, तो काम नहीं हुआ है ना। ऐसे अगर हम सामने एक टेबल रखा हुआ, टेबल को हम ताकत लगा करके खींचेंगे और टेबल सामने मेरे तरफ आ रहा अगर, तो हम कहेंगे कि हम जो भी फोर्स इस पे अप्लाई किए हैं और उस फोर्स के कारण टेबल क्या है, मेरे तरफ आ रही है, तो काम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेबल में तो काम हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उस बल के कारण वस्तु में विस्थापन आ जाए तो फिजिक्स की भाषा में कहेंगे काम हुआ। और अगर विस्थापन नहीं लग रहा या फिर बल का मान ही 0 है तो हम कहेंगे कि काम नहीं है ना, वर्क डन 0 है। तो कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य का एक डेफिनेशन ये हो गया कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है हो तब बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो देखो बाबू, काम किसको कहेंगे हम कि अगर हम बल लगाएं और बल और विस्थापन यानी जो भी हम फोर्स अप्लाई करें और जो भी विस्थापन है दोनों का अदिश गुणनफल। हम लोग सदिश वाले चैप्टर में पढ़े थे कि सदिश गुणनफल क्या होता है और अदिश गुणनफल क्या होता है। तो अदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, काम कहते हैं। और एक चीज और आप याद रखो कि वर्क जो होता है ना, वर्क हम 2 तरह के फोर्स से निकालते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे कि जब भी किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उस बल के कारण वस्तु में विस्थापन आए तो उसको हम काम कहेंगे। तो हम जब भी किसी वस्तु पे बल लगाते हैं ना बाबू, तो वो बल 2 तरह का हो सकता है। एक तो बल कांस्टेंट फोर्स हो सकता है कि यानी जितना देर तक के हम बल लगा रहे हैं बल का मान नियत है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जैसे किसी वस्तु को हम खींच रहे हैं
और 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो जब तक हम उस वस्तु को खींच रहे हैं तब तक अगर बल का मान 10 न्यूटन है तो हम कहेंगे कि यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स के कारण है। यानी वर्क जो हम दो तरह से फाइंड करेंगे, एक तो फाइंड करेंगे हम कांस्टेंट फोर्स के कारण, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं नियत, और फोर्स का हिंदी हो गया बल, यानी कांस्टेंट फोर्स के कारण। दूसरा हो जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स के कारण, यानी परिवर्ती बल। यानी कि हम वर्क डन जो फाइंड करेंगे वो कितने तरह का फोर्स से करेंगे, दो तरह से। एक तो कांस्टेंट फोर्स जिसका मान कभी चेंज नहीं हो रहा, जब तक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब तक, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई किए हैं तब तक फोर्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये कांस्टेंट हो गया। अगर 10 लगा रहे तो पूरे जर्नी में 10 ही है, अगर हम 50 लगा रहे तो पूरे जर्नी में क्या है, 50 है। एक हुआ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को खींच रहे हैं, तो जब हम स्टार्टिंग किए थे, खींचना स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम हमारी ताकत 10 थी। जब बॉडी मोशन में आने लगी तो हमारी ताकत 8 हो गई, 7 हो गई, 6 हो गया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स का मान धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा, घट रहा। पहले था 10, फिर हो गया 8, फिर 7, फिर 6, तो फोर्स का मान क्या हो रहा, घटते जा रहा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, ये वेरी कर रहा। तो वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन है ना, उसका कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं, उसके लिए हम अलग तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है उसके कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं। तो 1 बाई 1 करके दोनों देखेंगे, कांस्टेंट के कारण कैसे फाइंड करते हैं और वेरिएबल के कारण कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कांस्टेंट के कारण, तो डेफिनेशन लिख लिए, ये डेफिनेशन कांस्टेंट के कारण काम आ जाएगा, है ना। तो देखो वर्क डन को हम W से लिखेंगे, तो W हो जाएगा। अब मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, दिख जा रही है, ये बॉडी है, किसी ना किसी सरफेस पे रखी हुई है, और इस पे हम मान लो कि इस पे हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, F फोर्स। और ये बॉडी जो है धीरे धीरे करके इधर डिस्प्लेस करते जा रही है, और इसका डिस्प्लेसमेंट है S, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन दिखा दिए, एरो दिए। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर भी एरो लगा दिए। तो मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास m है, कुछ भी है, ठीक है, और ये m मास का बॉडी को हम F की ताकत से खींच रहे हैं, इधर F की ताकत लगा के खींच रहे हैं। तो बॉडी क्या है, ऐसे करके डिस्प्लेस कर सीधा जा रहा है ना। जब भी किसी चीज को हम ऐसे खींच रहे हैं तो बॉडी क्या होता है, सीधा आता है ना। जैसे आप देखे होंगे ना, एक आर्मी वाला जो होता है ट्रेनिंग जब ले रहा है या फिर रनिंग कर रहा है, तो अपने बॉडी से कमर से टायर बांध करके दौड़ता है। तो अब देखिएगा तो वहां पे जस्ट लाइक ऐसा कुछ होगा कि अगर मान लो कि ये एक मैन है जो अपने कमर पे रस्सी से टायर बांध करके, यहाँ पे टायर, तो ये टायर जमीन में ऐसे चलती है। तो अगर दोनों वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे तो जमीन और रस्सी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है, थीटा। यहाँ पर रस्सी पे फोर्स अप्लाई हो रहा और बॉडी टायर ऐसे सीधा जा रही। तो जस्ट लाइक वही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि हम फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टल जमीन के सतह से सट करके जा रही है। तो हमने फोर्स कितना अप्लाई किया, F, बॉडी कितना डिस्प्लेस किया, S, और मान लो कि दोनों के बीच का एंगल है थीटा। एंगल कितना है, थीटा। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता हो तब बल एवं विस्थापन, बल किसकी किसकी बात हो रही है, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को काम कहते हैं। तो बल देखो यहाँ पे कितना बल है, F, विस्थापन कितना है, S। डेफिनेशन क्या कर रहा है कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल, तो बल देखे हम F, विस्थापन देखे S, और दोनों का अदिश गुणनफल, अदिश यानी डॉट मल्टीप्लिकेशन, पढ़े थे वेक्टर में, वेक्टर में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिखाते हैं कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणनफल। एक होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा, इसको कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर को क्या कहते हैं हम, डॉट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो दो तरह से मल्टीप्लिकेशन हम सीखे थे वेक्टर में, जब वेक्टर डिस्कस किया जा रहा था। अगर आप उस वक्त क्लास में जागे होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, है ना। तो एक डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, अदिश गुणनफल होता है। तो W इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, F डॉट S। इसी को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं या फिर F डॉट S का मल्टीप्लीकेशन शो करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा W इज इक्वल टू FS। अभी हम सीखे थे कि A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। तो A की जगह पे यहाँ पे F है,
बी की जगह पे एस है तो ए बी कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस, जहां एफ क्या है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एस क्या है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। या फिर हम सिंपली भी याद रख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर लग रहा है कि वेक्टर बोझ है ना, सर पे एरो कौन ढो के लेके चलता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। आप सिंपली याद रख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, तो थीटा है फोर्स, जिस फोर्स की बात हो रही, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण होता है ना, थीटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण होता है। तो थीटा किसके किसके बीच का कोण है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। यानी जिस फोर्स की बात करेंगे, एक चीज आपको याद रखना है कि वर्क डन में क्या होता है ना, कि जरूरी नहीं है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसी फोर्स के कारण वर्क डन फाइंड करना हो, कोई भी फोर्स दे सकता है। मान लो कि हम किसी बॉडी को 10 के ताकत से खींच रहे और क्वेश्चन में कह रहा है कि घर्षण बल के कारण निकालिए वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स के कारण फाइंड कीजिए। तो आपको वहां पे 10 न्यूटन नहीं देखना, आपको फ्रिक्शन फोर्स देखना है कि फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है यहाँ पे, उस फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे रखेंगे। और डिस्प्लेस जो जिधर भी बॉडी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और एंगल उस फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच कितना कोण हो रहा। ये जो थीटा है ना, ये थीटा किसके किसके बीच है, तो बल की दिशा और विस्थापन के दिशा के बीच का कोण होता है। जिस बल की बात करेंगे, जिस बल की चर्चा करेंगे हम वर्क निकालने के लिए, वो बल और विस्थापन के दिशा के बीच का कोण क्या होता है, थीटा होता है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये किसके कारण हम लोग वर्क फाइंड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स के कारण। किसके कारण है, ये सारा का सारा आपको जो दिख रहा है ना फॉर्मूला, ये किसके कारण है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल के कारण भी देखेंगे, पहले हम कांस्टेंट को अच्छे तरीका से समझ लेते हैं, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अब बात करते हैं कि ये वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर। तो आंसर है कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, फोर्स है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, बट वर्क डन जो है वो दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। यानी वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी, वर्क अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें कि कार्य यानी वर्क का मात्रक क्या होगा, तो देख रहे हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, या फिर दिख जा रहा है इतना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये वर्क का हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्य का वीमा क्या होगा, तो वीमा क्या हो जाएगा, तो बल का वीमा होता है mlt माइनस 2 और विस्थापन का हो जाएगा तो ml2t माइनस 2। तो कार्य का वीमा हो गया ml2t माइनस 2। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है ऐसी बेसिक के लिए कि सदिश बल क्या है, अदिश राशि है, कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कार्य का वीमा क्या होता है, ml2t माइनस 2 होता है। तो आप पूरे को अच्छे तरीका से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आया था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है ना। तो यहां से कुछ हम केस लेते हैं, स्पेशल केसेस, विशेष स्थिति। जैसे सबसे फर्स्ट लेते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, है ना, मान लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0। m मास का बॉडी है, हम फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा, फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कोई दोनों के बीच में एंगल नहीं है, जिधर फोर्स लग रहा उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो उस सिचुएशन में एंगल क्या बनेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ साथ चल रहे, एंगल 0 डिग्री। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो W क्या होगा, एफ एस कॉस
0, क्योंकि थीटा कितना आ गया 0। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो W बराबर एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू एस। तभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि अगर कहीं कहीं पर डेफिनेशन में रहता है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, अदिश के जगह पे कहीं कहीं पे ऐसा भी लिख देता है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो ये यही चीज है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बट अदिश लिखने से क्या होता है ना कि हमारा फॉर्मूला मतलब और जो भी डेफिनेशन है वो मजबूत स्ट्रांग हो जाता है कि इसमें है कुछ दम है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया एफ एस, और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क। यानी कि अगर हमको मैक्सिमम वर्क फाइंड करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना रखना पड़ेगा 0 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री रहेगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन होगा, ज्यादा से ज्यादा काम होगा, तो मैक्सिमम वर्क हो गया। इस तरह से अगर हम देखें कि जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, है ना, मान लो कि मतलब थोड़ा अजीब टाइप का ना, हॉरर टाइप का, कि हम किसी चीज को इधर खींच रहे हैं और बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाए, या फिर हम कह ले कि फ्रिक्शन फोर्स को ऐड कर ले कि यहां पे हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो भी वर्क डन है वो वर्क डन एक्सटर्नल के कारण नहीं बल्कि फ्रिक्शन के कारण, है ना, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो फ्रिक्शन फोर्स देख रहे इधर है, बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। फोर्स इधर काम कर रहा, फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। या फिर यूं समझ लो कि अगर हम किसी चीज को इधर खींचे और वो मेरे तरफ ना आकर के अपोजिट जाए, तो भूत टाइप का ना, हॉरर टाइप का हो जाएगा कि हम तो खींच रहे इधर लेकिन जा रहा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। तो उस सिचुएशन में एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो जब थीटा का मान 180 होगा तो W क्या हो जाएगा एफ एस कॉस 180। तो कॉस 180 का मान क्या होता है -1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा -F इंटू एस। ये मिनिमम वर्क को शो करता है। इस तरह से हम तीसरा लेते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। अब आ रहा आपका वो कंसेप्ट जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जब सर पे कूली बक्सा लेके जा रहा है तो काम नहीं होता है, काम 0 होता है, या चोर सर पे बक्सा लेके भागल जा रहा है ना, तो उस टाइम भी काम क्या होता है 0 होता है। तो कैसे 0 होता है वो चीज को समझेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वहां पे यही चीज होता है कि थीटा का क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखो जैसे मान लो कि यहां पे एक बंदा है और ये सर पे अपना बक्सा रख के है m मास का, और ये भागे जा रहा, आगे भागे जा रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, आगे भाग रहा। बट किस फोर्स के कारण वर्क डन 0 होता है वो चीज को आप समझिए कि जब ये सर पे बक्सा लेकर के भाग रहा ना, हम अभी क्या बोल रहे थे कि वर्क डन जो होता है ना W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये अलग अलग फोर्स के कारण अलग अलग आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो आपका सेम होगा, लेकिन फोर्स का वैल्यू अगर बोले कि आप जो भी आरोपित कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल फोर्स जो काम कर रहा है आपका, जितना बल से आप खींच रहे हैं उसके कारण वर्क निकालिए, तो उसके कारण वर्क का रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर आपसे बोलेगा कि नहीं आप फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन फाइंड कीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही रहेगा लेकिन फोर्स का वैल्यू अलग हो जाएगा। उसी में बोलेगा कि नॉर्मल फोर्स के कारण फाइंड कीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फाइंड कीजिए, तो वर्क डन सब में क्या होगा अलग अलग होते जाएगा, क्योंकि फोर्स का मान क्या हम ले रहे हैं अलग अलग ले रहे हैं, तो वर्क डन भी अलग हो जाएगा। तो जिस फोर्स की बात होगी उसी फोर्स के कारण हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो मान लो कि ये m मास लेकर के अपने सर पे m बोझ लेकर के है ना, और ये भागे जा रहा, आगे भागे जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg है ना, वो किधर काम कर रहा नीचे। तो फोर्स किधर काम कर रहा नीचे, फोर्स किधर काम कर रहा नीचे काम कर रहा है, F नीचे काम कर रहा, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जा रहा 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री बनेगा तो हमने फॉर्मूला क्या जाना W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और फोर्स F लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट S है, बट थीटा कितना आ गया 90, और cos 90 कितना होता है जल्दी बोलो, cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, वर्क डन 0। तो किसके कारण वर्क डन 0 होता है, जब चोर या फिर कुली जो सर पे बक्सा लेके भाग रहा, तो किस फोर्स के कारण 0 हो रहा, तो आंसर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बॉडी पे नेट वर्क डन जो है वो 0 काम कर रहा, 0 वर्क डन हो रहा।
बट अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ ना कुछ होगा, या फिर नॉर्मल फोर्स के कारण भी देखेंगे तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल किधर काम करेगा, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा तो भी वर्क डन जीरो, लेकिन फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ होगा। तो W इज इक्वल टू जीरो जब थीटा का मान 90 रहेगा, तो W जीरो जब थीटा का मान 180, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए एकदम, है ना, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन मिनिमम हो जाएगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ चल रहा है ना, जन्म जन्म का साथ है, तो उस टाइम में क्या होगा कि वर्क डन हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो, तीनों वर्क डन आप समझ गए। अब क्वेश्चन लेने की बारी आ गई, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एक दिए गए चित्र में एक पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाने पर पिंड 10 मीटर विस्थापित होता है, तब आरोपित बल के कारण किया गया कार्य का मान बताएं। मतलब हमारे पास एक फिगर दिखाया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है जिसका वजन कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 2 kg, और इस पे हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। F का वैल्यू भी दिया हुआ क्वेश्चन में 5 न्यूटन, और जब हम बल लगाते हैं 5 न्यूटन, यहाँ पे लिख देते हैं कि F का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है बॉडी 10 मीटर। तो कह रहे हैं कि जब हम 5 न्यूटन बल लगाते हैं ना इस वस्तु पे, तो विस्थापन कितना होता है 10 मीटर। तो इस 5 न्यूटन बल लगाने पर जो 10 मीटर विस्थापित हुआ है बॉडी, तो कितना काम करना पड़ा। 2 kg द्रव्यमान का कोई सामान है, उसको 5 न्यूटन से खींच रहे हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाते हुए खींच रहे हैं। तो जैसे 10 मीटर चला तो कितना काम हुआ, ये हमको फाइंड करना। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, अगर ये आपका अपने से क्वेश्चन बन जा रहा तो अच्छी बात है ना। देखते हैं कैसे बनेगा। तो W बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, Fs cos थीटा, पढ़े थे, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो कह रहा है कि किसके कारण फाइंड करना है, ये एकदम ध्यान रखना कि आरोपित बल के कारण, किसके कारण बोला जा रहा है, आरोपित बल के कारण। यहीं पे आ जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फाइंड कीजिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो जाएगा 0, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किधर काम करता है, नीचे। यहीं पे आ जाएगा कि नॉर्मल फोर्स अभिलंब बल के कारण ज्ञात कीजिए, तो अभिलंब बल किधर काम करता है, N किधर काम करता है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एंगल 90, फिर से 0। यहीं पर आ जाएगा कि घर्षण बल के कारण फ्रिक्शन फोर्स, तो बॉडी को देखो इधर फोर्स लगा रहे, बॉडी इधर जा रहा, तो घर्षण किधर काम करेगा, पीछे। घर्षण क्या करेगा, उसके मतलब गति का विरोध करेगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में है आरोपित बल, तो हम फोर्स के जगह पे किसका वैल्यू रखेंगे, आरोपित बल का। तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा, और F आरोपित कितना है, कितना फोर्स अप्लाई किए हम, 5 न्यूटन, तो रखेंगे F के जगह पे 5। विस्थापन कितना हो गया 10, थीटा कितना बन रहा 60 डिग्री, 10 पचे 50, cos 60 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा 25, W बराबर 25 जूल। आंसर सिंपल, छाप लो जिसका नहीं बना था। अब इसी क्वेश्चन में क्या कर देगा कि यहां पे आपसे मान लो घर्षण गुणांक दे दिया है ना, म्यू का वैल्यू अगर दे दे 0.1, और आपसे पूछे कि घर्षण बल के कारण, एक तो हो गया आरोपित बल के कारण, इसी में सेकंड क्वेश्चन ऐड कर दे कि घर्षण बल के कारण कार्य का मान बताए। यानी कि बॉडी और सरफेस के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो 0.1 है, तो घर्षण बल के कारण काम कितना होगा। अभी तो हम आरोपित बल के कारण देख लिए, अब घर्षण बल के कारण देखेंगे। तो पहले हमको घर्षण बल चाहिए कि ये बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है, F के। तो F के निकालने के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, म्यू के इंटू एन, या फिर म्यू के इंटू एन mg। अगर बॉडी ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है ना, ऊपर और नीचे का फोर्स क्या बैलेंस है, तो n mg के बराबर होता है। तो एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के का वैल्यू 0.1। कई लोग को लग रहा होगा कि यहाँ म्यू के है, यहाँ म्यू है सर, तो म्यू के म्यू एस एक ही होता है, ठीक है।
मतलब एक ही नहीं है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में म्यू ही दिया रहता है और आपको सोचना है कि वो काइनेटिक की बात हो रही है या स्टैटिक की बात हो रही है, लिमिटिंग का बात हो रहा है ना। तो 0.1 m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 रख लो, पॉइंट से 0 कैंसिल, तो हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो फोर्स मिल गया 2 न्यूटन। हमसे क्या बोला गया था कि घर्षण बल के कारण बताइए, तो घर्षण बल कितना आया 2 न्यूटन। बॉडी विस्थापित कितना हो रहा 10 मीटर है ना, बॉडी विस्थापित कितना हो जा रहा 10 मीटर। अब यहाँ पर है कि एंगल, तो देख रहे हैं कि फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री काम नहीं करेगा, बल्कि एंगल यहाँ पे 180 काम करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, बॉडी इधर जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा रख लो, तो F का वैल्यू आ गया 2 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे ये वाला F नहीं बल्कि एफ के की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट है 10, थीटा की बात करें तो F इधर काम कर रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर काम कर रहा 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 20 और कॉस 180 का वैल्यू -1, यानी W इज इक्वल टू -20 जूल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। छाप लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सबसे बनना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी 2 kg द्रव्यमान की वस्तु जो खुरदरी सतह पर रखी हुई है, जिसका घर्षण गुणांक 0.2 के बराबर है और इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 4 सेकंड में आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे अपने से हो जा रहा है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर कीजिए और आंसर हमको कमेंट कीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन अभी जो किए थे उसके जैसा तो क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा से अलग क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ डेटा आपको पता नहीं है, पता करना पड़ेगा तब फाइंड होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन जो था एकदम इजी था, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ दिया हुआ था, एस दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, हम लोग को W फाइंड करना था, है ना। तो वैसा क्वेश्चन आप अपने से लेकर के खुद से नंबर चेंज करके, जैसे 2 की जगह पे 4 रख लिए, 4 की जगह पे 8 रख लिए, इस तरह से जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको एक जैसा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जो हम अभी ले रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ये जब सॉल्यूशन हो जाएगा इसका पूरा, तो आप इसमें भी नंबर चेंज करके आप अपने से इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसका भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेंगे, उसका भी कंसेप्ट आप वैसे क्लियर कर लीजिए। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पे, उतना ज्यादा कमांड होगा आपका कंसेप्ट पे। तो अगर आपसे बन जा रहा तो ठीक है, और नहीं बन रहा तो आप इधर ध्यान दीजिए, समझते हैं कैसे बनेगा, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर इसका हम एक फिगर ड्रॉ करें तो ऐसे है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और जिसका मास दिया हुआ है कितना 2 kg, ठीक है, 2 kg है, 2 kg रख दिए कि वस्तु जो खुरदरी सतह पर रखी हुई है, जो सतह है खुरदर रुखरा सतह है ना, और इसका घर्षण गुणांक मतलब सतह और ब्लॉक के बीच का जो घर्षण गुणांक है वो 0.2 है, म्यू इज इक्वल टू 0.2 के बराबर है, और इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इस पे हम कितना न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का अप्लाई करते हैं, और ये फोर्स कितना देरी तक के लगाते हैं 4 सेकंड में। तब 4 सेकंड में आरोपित बल, अगर हम इसको 10 न्यूटन से खींच रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि अगर 10 न्यूटन से 4 सेकंड तक खींचते रहेगा तो कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करें आप। तो वर्क डन फाइंड करना है 4 सेकंड तक, और किसके कारण निकालना है, आरोपित बल के कारण निकालना है। यहाँ पे घर्षण बल की बात नहीं हो रही कि घर्षण बल के कारण निकालना है, किसके कारण निकालना है, यही 10 न्यूटन के कारण निकालना है ना। तो देखो हम लोग W बराबर क्या सीखे हैं बाबू, कि W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। पहले थीटा का काम खत्म कर लेते हैं, देखते हैं फोर्स जिधर लग रहा, मान लो कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा को लेकर चलने से कोई फायदा है ही नहीं। तो W बराबर क्या हो गया एफ एस, एफ तो हमको साफ साफ दिख रहा, बोल रहा आरोपित बल 10 है, 10 दिख रहा, बट एस नहीं हमारे पास है, विस्थापन, कि ये 10 न्यूटन का फोर्स जब हम इस पे 4 सेकंड तक लगाएं तो ये वस्तु 2 kg का जो द्रव्यमान का वस्तु है ये घसक के कितना दूर गया है ये हमको नहीं पता। तो पहले हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो एस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT², ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें u चाहिए, a चाहिए, u भी नहीं पता है हमको, a भी नहीं पता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 kg की द्रव्यमान वस्तु जो खुरदरी सतह पर रखी हुई है, तो पहले बॉडी क्या है, रखा हुआ है, तो u तो मिल गया, u बराबर 0 रखा हुआ था।
अब ए फाइंड करना है, ए कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, जब हम इसको 10 न्यूटन से इधर खींचेंगे, जब हम 10 न्यूटन से इधर खींचेंगे ना, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स तो इधर काम करेगा ना। 10 न्यूटन से इसको हम इधर खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? हमारी ताकत को कम करेगा, है ना, कम करना चाहेगा। तो 10 न्यूटन से हम इधर खींच रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स हमको इधर खींच रहा है, विरोध कर रहा, घर्षण बल। आप सीखे होंगे कंसेप्ट में। तो काम करेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स Fk। तो पहले समझते हैं कि Fk कितना होगा, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो u भी मिल गया हमको 0। अब Fk फाइंड करना है, तो Fk इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, म्यू के इंटू एन। अभी हम तुरंत लिए थे म्यू के इंटू एन, यानी म्यू के बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो mg हो जाएगा। म्यू के का वैल्यू 0.2, m का वैल्यू 2 और g का वैल्यू 10। तो पॉइंट से 0 कैंसिल, तो Fk का वैल्यू कितना आ गया? 4 न्यूटन। अब देखो इस बॉडी पे 4 न्यूटन, देखो इस पे 4 न्यूटन इधर काम कर रहा, इधर काम कर रहा 4 और इधर काम कर रहा 10। तो इस पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा? 4 तो इधर खींच ले रहा, हम लगा रहे थे 10, खुश थे हम कि हम 10 का ताकत लगा रहे, बॉडी 10 से चल रहा। बट अब पता चला कि अरे 4 तो इनने जा रहा, 10 इधर लगा रहे थे, हम खुश थे ना, बट पता चला कि 4 तो खा जा रहा, घर्षण बल। तो इस पे नेट फोर्स कितना काम किया? तो 4 इधर और 10 इधर, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 6। यानी F नेट इज इक्वल टू F अप्लाइड माइनस Fk इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो F नेट आ गया 6 न्यूटन। F नेट कहीं ना कहीं ma के बराबर होता है 6, m का वैल्यू 2 इंटू a बराबर 6, 2 तिया 6, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a निकल गया तो s फाइंड कर लेंगे। u का वैल्यू 0, हाफ, a का वैल्यू 3 और t का वैल्यू आया था 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 चौके 16, 2 8 16, 8 तिया 24, s इज इक्वल टू कितना आया? 24 मीटर। मतलब वस्तु विस्थापित कितना हुआ? 24 मीटर। अब वर्क डन फाइंड कर लेंगे, W इज इक्वल टू Fs। F का वैल्यू 10 क्योंकि आरोपित बल बोला गया 10, और S कितना आया है? 24, 240 जूल। ये आपका जाके आंसर हुआ, W इज इक्वल टू 240 जूल आंसर। तो आरोपित बल के कारण कितना हो गया वर्क डन बाबू? W इज इक्वल टू 240 जूल। अब अगर इसी में बोल दे कि बताइए घर्षण बल के कारण कितना काम होगा, है ना, तो घर्षण बल कितना है? 4। और इसी में अगर हमसे बोले कि घर्षण बल के कारण कार्य, तो घर्षण बल कितना है? 4। W बराबर लगाएंगे फॉर्मूला Fs 4, और विस्थापन कितना आया? 24। तो 24 चौक हो जाएगा 96, माइनस 96। क्यों माइनस? क्योंकि बॉडी इधर डिस्प्लेस कर रहा है, ज्यादा फोर्स इधर है, और विस्थापन किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा। तो कितना आ जाएगा? माइनस 96, माइनस 96 जूल हो गया आंसर। नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बल F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, जो वस्तु में S इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 5k कैप का विस्थापन उत्पन्न करता है। तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मतलब ये जो फोर्स आपको दिख रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, विस्थापन जो दिख रहा है, दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे हम? तो सिंपल है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला W इज इक्वल टू वेक्टर वाला हम सीखे थे, F डॉट S, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को वर्क कहते हैं। फॉर्मूला F का वैल्यू क्या है? 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। S का वैल्यू क्या है? 6i कैप प्लस 5k कैप। अब दोनों को गुना करना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये, और वेक्टर में अदिश गुणनफल करने का एक रूल होता है। थोड़ा सा आप रूल पे ध्यान दे लो कि रूल क्या होता है, कि अगर i कैप को i कैप से गुना करना हो तो इसका वैल्यू आता है 1। अगर हम j कैप को j कैप से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 1, k कैप को k कैप से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 1। डॉट मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस की बात नहीं कर रहे अभी हम।
और इसके अलावा अगर हम अलग अलग से करेंगे, जैसे हम i को j से गुना कर दें तो इसका वैल्यू 0, i को अगर हम k से करेंगे तो भी 0, j को अगर हम k से करेंगे तो भी 0। तो अगर सेम रहा, सेम i है, j है, k है तो 1 आएगा। लेकिन अगर अलग आ गया, अलग डायरेक्शन में है तो अलग यूनिट वेक्टर रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो अब बस यही रूल अप्लाई करेंगे। देखो तो 5 को जब हम 6 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और i को i से करेंगे तो i डॉट i क्या देता है 1। हम i को k से नहीं करेंगे क्योंकि हम जान रहे कि i k क्या होता है 0 होता है, तो ऐसे करने से कोई फायदा है नहीं। अब हम डायरेक्ट i को i से कर लेते हैं, j को j से कर लेंगे, k को k से कर लेंगे। तो देख रहे हैं j इसमें है ही नहीं है, तो अगर हम j को i से करते हैं 0 हो जाता है, j को k से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, j k इंटू 0। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको लेना ही नहीं है। -4k को k से कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस, और 5 चौके 20, और k इंटू k क्या हो जाएगा, k इंटू k 1 होता है। तो 30 माइनस 20 यानी w इज इक्वल टू हो जाएगा 10 जूल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आप अपने से क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं समझ में आता पूछिए, आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।